ओके सो व्यूअर्स माइटल रिगर्जिटेशन के बारे में हम पढ़ने लगे। देखिए माइटल रिगर्जिटेशन आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया है कि जो माइटल वाल्व ओके हम बेसिकली स्टेप 2 के अंदर हम जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। हम लोग इनिशियल चीज़ों के ऊपर नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। माइटल रिगर्जिटेशन के बारे में वो कहते हैं कि जो माइटल रिगर्जिटेशन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइटल रिगर्जिटेशन इन डेवलप्ड कंट्री, मोस्ट कॉमन कॉज इन डेवलप्ड कंट्री, ये हमें जानना चाहिए, जानना ज़रूरी है। उसमें माइटल वाल्व प्रोलैप्स होता है, ये जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज है माइटल रिगर्जिटेशन की। अब होती क्यों है, उसके अंदर होता है कि हमारे पास जो है ये मिक्सोमेटस जो है वो डिजनरेशन जो है तो उसकी वजह से होती है। ये स्टेप वन की चीज़ें खैर मोस्ट कॉमन कॉज है। जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर हमारे पास जो रोमेटॉइड हार्ट डिजीज़ है उसकी वजह से माइटल रिगर्जिटेशन होती है। खैर अभी वो नहीं डिस्कस होता, हम उसको नहीं डिस्कस करते। यूजुअली कॉजेज माइल्ड एमआर विद अ मिड सिस्टोलिक क्लिक। सो बेसिकली अगर हम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से कि जो है लेफ़्ट एटीएम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसमें ओके यहाँ पे जो है लेफ़्ट एटीएम ड्रॉ कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लेफ़्ट एटीएम की बात करें, अब यहाँ पे लेफ़्ट एटीएम में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो है यहाँ पे जो होता है ना माइटल वाल्व, वो उसके दो कस्प्स होते हैं। ओके सो माइटल वाल्व जो है इसके दो कस्प्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों कस्प हैं ये फ्लॉपी हो जाते हैं। इनिशियली क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरह, ये हमारे पास आ गया है माइटल। ओके सो इस तरह के अगर जब अब हमारे पास जब ये बेसिकली इस तरह से आ जाता है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस ड्राइंग के साथ आपको बताने लगा हूँ। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जब यहाँ से एट्रिया और वेंट्रिकल बेसिकली क्लोज हो गए, और अब जो है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है और ब्लड को पुश करने लगा है। एट्रिया जो है वो ब्लड को पुश करने लगा यहाँ से, सॉरी वेंट्रिकल जो है वो पुश करने लगा ब्लड को एओर्टा में। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब एट्रिया पुश करने लगा है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ये जो माइटल वाल्व है ये बंद हो जाएगा और S1 की साउंड आएगी। यहाँ पे माइटल वाल्व क्लोजेस और S1 की साउंड आएगी। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो S1 की साउंड बेसिकली यहाँ पे मैंने सारा कर दिया। यहाँ पे इसको मैं इस तरह करता हूँ। जो S1 की साउंड आनी थी, जब S1 की साउंड आएगी तो यहाँ पे एओर्टिक वाल्व बेसिकली अब ओपन हो रहा है। बट होगा क्या कि थोड़ा सा जब प्रेशर बनेगा ना, जब इतना प्रेशर थोड़ा जब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा सी प्रेशर ज़्यादा होगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो इस इधर वाल्व्स थे वो स्नैप कर जाएंगे, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज करके आपको दिखाता हूँ। बेसिकली क्या होगा, ये स्नैप कर जाएंगे और ब्लड जो है वो वापस जाना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो वो पॉइंट है ये यहाँ पे वो शो कर रहा है कि माइटल वाल्व क्लोज हुआ, और उसके साथ यहाँ पे ना बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो लाइंस है ना ये डिफरेंशिएट करेगी जिस तरह ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। इनिशियली वैसा ये इस तरह से ग्राफ बने और फिर यूँ हो जाए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं, ये सीवियर माइटल रिगर्जिटेशन देखिए, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही माइटल वाल्व खुला है साथ ही रिगर्जिटेशन होना शुरू हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि ये सीवियर डिजीज़ का बता रहे हैं। तो इस केस में आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल का प्रेशर तो 150 तक आ रहा है, बट यहाँ पे जो प्रेशर है वो समवेयर अराउंड 100 के आसपास है, 150 तक नहीं जा रहा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ यहाँ से माइटल वाल्व भी ओपन हो गया और एट्रिया के अंदर जो है वो ब्लड जाना शुरू हो गया। अगर हम एट्रिया को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एट्रिया के अंदर भी जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। नॉर्मल में आप ये देखिए कि नॉर्मल में क्या है, एट्रिया के अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, बट इधर क्या हो रहा है माइटल रिगर्जिटेशन में एट्रिया के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये साइन है कि यहाँ पे जो माइटल रिगर्जिटेशन उसकी एक इंडिकेशन अगर आपको ये चार्ट आता है, इस रिपोर्ट में आता है बार, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको मरमर होना शुरू होता है। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही प्रेशर वेंट्रिकल का बढ़ना शुरू हुआ है और साथ ही अगर ओपनिंग स्नैप के साथ ही मरमर आना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि जो डिज़ीज़ है वो सीवियर होती जा रही है। तो बेसिकली वो जो हम इसको कहते हैं मिड सिस्टोलिक क्लिक कहते हैं। तो मिड सिस्टोलिक क्लिक जितना S1 के पास होगा उतनी डिज़ीज़ सीवियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, मिड सिस्टोलिक क्लिक आ गया, लेट टू जो है मिड टू लेट सिस्टोलिक मरमर। इसमें क्या हो रहा है, ये मिड टू लेट के अंदर क्या आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जब वैल्व था जितनी देर तक वो होल्ड कर पाएगा उतना डिले होता जाएगा, ठीक है, जो आपका सिस्टोलिक क्लिक जोन से। और अगर वो यहाँ से होल्ड करता जा रहा है और आगे तक जाता जा रहा है तो
वो बेसिकली क्या है कि उतना वैल्व जो है उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है, लेकिन जितना ये वैल्व जल्दी आती जाएगी क्लिक, उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि डिसरिवर्सन होती है। अब स्फीयर एमआर में क्या हो रहा है, बेसिकली यही जो मैंने आपको बताया कि स्फीयर एमआर में क्या हो रहा है, वैल्व इतना लूज़ हो गया कि अब इसने क्लिक किया ही नहीं है, और जैसे ही माइट्रल वाल्व ओपन हुआ है साथ ही जो है वो जो है ब्लड जो है वो एओर्टा में भी जा रहा है, आधा आधा ब्लड जो है वो एट्रियम में जा रहा है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास क्लिक नहीं आ रहा और होलोसिस्टोलिक मरमर आना शुरू हो गया। तो ये इंडिकेशन है स्फीयर एमआर की। इसके अंदर जो है आपके पास एक चीज़ होती है कि अगर आपने इसको स्टडी करना है, जो है ना ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन का एक साइन ही होता है कि जब आप प्री जो है प्री लोड आप इंक्रीज़ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हार्ट के ऊपर वही प्री लोड आप इंक्रीज़ करते हैं या आप आफ्टर लोड इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वही जो आपके पास ये सिस्टोलिक है ना, ये मेडिस्टोलिक क्लिक S1 के पास आता जाता है, जिससे इंडिकेशन होती है कि ये जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन है। और अगर आप प्री लोड को डिक्रीज़ करते हैं, लाइक आप पेशेंट को खड़ा करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये जो मरमर है वो डिले होता जाएगा। देखिए ये इसकी एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। ओके, सब हम स्टडी करते हैं हीमोडायनामिक चेंजेस इन माइट्रल रिगर्जिटेशन। इसमें क्या होगा बेसिकली कि आपके पास प्री लोड, हम सिर्फ पहले बात करते हैं एक्यूट एमआर की। एक्यूट एमआर हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास होते हैं व्हाट आर द 3 कॉजेज ऑफ माइट्रल रिगर्जिटेशन पोस्ट एमआई। पोस्ट एमआई आपके पास 3 कॉजेज क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इस्कीमिक पेपिलरी मसल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको क्या हुआ कि खुदा न खास्ता कोई पेशेंट है, यहाँ पे वेंट्रिकल हम बना देते हैं, ठीक है जी। बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो पेपिलरी मसल्स होते हैं और वो इसके जो कस्प होते हैं उनको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। बट क्या हुआ कि एम आई हुआ, लेट्स से कि ये इस साइड का वॉल का हुआ या जो है एपिकल हुआ, तो क्या होगा कि पेपिलरी मसल जो है वो डिस्प्लेस हो गया, आगे चला गया। जब ये आगे चला जाएगा तो ये जो कस्प है ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो जाएगा, मूव हो जाएगी, इमीडिएट चीज़ है। पेपिलरी मसल का रप्चर हो सकता है, जब सप्लाई आ रही थी इसको इस्कीमिया है, ब्लड इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये वैसे ही थोड़ा सा वीक हो गया, तो उस केस में भी क्या होगा, पेपिलरी मसल रप्चर होता है, बट ये भी डेज में होगा। फिर हमारे पास आया था लेफ्ट वेंट्रिकल एन्यूरिज्म डेज टू वीक। डेज टू वीक में हमारे पास एन्यूरिज्म में क्या होगा बेसिकली, मैं इसको तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन करता हूँ तो उप्स, इसको रिमूव करता हूँ पूरे को। ओके, इसमें एन्यूरिज्म में क्या हो रहा है बेसिकली, आपके पास जो एपेक्स है ना उसके पास जाके बताया, लेट्स से ये एओर्टा है और ये आपके पास सॉरी ये एट्रियम है और ये एओर्टा यहाँ पे जा रही है। ठीक है, सो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये डायलेशन हो गई, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, डायलेट हो गया वेंट्रिकल। अब जब डायलेट हो गया तो ये जो पेपिलरी मसल ये दूर हो गए ना, इनकी भी सपोर्ट जो है वो पूरी नहीं रह पाएगी, तो ये जो है मसल टेंस हो जाएगा, ये जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसकी वजह से भी आपके पास क्या होता है, एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन शो हो सकती है। सो हम एक्यूट माइट्रल रिगर्जिटेशन की जब बात करें तो बेसिकली इसमें हो अब यही रहा है कि आपके पास ये और ये माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर अब क्या हो रहा है कि जब ये वेंट्रिकल ने पंप करना शुरू किया, वेंट्रिकल ने पंप करना शुरू किया, आधा ब्लड वहाँ जाएगा, आधा ब्लड एओर्टा में जाएगा। जब ये एट्रिया के अंदर भी ब्लड जा रहा होगा, तो जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा तो क्या होगा, प्रीलोड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, आफ्टर लोड की बात करें तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पे जा रहा है और आगे जो उनसे ब्लड जा नहीं पा रहा, तो आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आया था हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, एक्यूट चेंज है तो उसके अंदर एक्यूट प्रॉब्लम है, तो हमारे पास कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन में कोई खास चेंज आएगा नहीं, अनलेस एम आई की वजह से वॉल जो है वो वीक हो गई हो, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं। बट एक्यूट एम आर में इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन पे चेंज नहीं आएगा एम आर की वजह से। उसके बाद आता है हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूर हो रही है, क्योंकि अब जो ब्लड था वेंट्रिकल जो था वो पहले ब्लड को पंप कर रहा था सिर्फ एओर्टा के अंदर, अब उसको एफर्ट करनी पड़ रही है और वो इधर भी पंप कर रहा है और इधर भी पंप कर रहा है, तो बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन डबल हो गया। बट फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड नहीं जा रहा, वापस जा रहा है, तो पहले था सारा ब्लड फॉरवर्ड ही मूव कर रहा था। तो ये हमारे पास आ जाते हैं एक्यूट एम आर की चेंजेस। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक कंपनसेटेड क्रॉनिक एम आर। कंपनसेटेड क्रॉनिक एम आर की आपको एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि बेसिकली सारी चेंजेस हो तो रही होंगी, बट क्या होगा कि इसके सिम्टम्स कम होंगे। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि आफ्टर लोड में नो चेंज आ रहा है, क्योंकि आफ्टर लोड यानी कि जो बॉडी को जितनी भी सप्लाई चाहिए थी वो प्रॉपर मिल रही है, आफ्टर लोड होकर के कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन जो था मे बी थोड़ा सा पहले ख़राब हुआ, बट बाद में क्या हुआ कि ये जो वॉल है ये इसकी हाइपरट्रॉफी होगी या जो भी चीज़ हुई उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन उसी लेवल पे आ जाएगा, नॉर्मल पे। इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो अब चेंज हुई है। इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या था, हार्ट जो है उसने अपने आप को इस तरह से चेंज किया कि वो ज़्यादा पुश करेगा। ठीक है, अब लेट्स से मैं यहाँ पे
ड्रॉ करता हूँ डबल एरोज़ टू शो कि ब्लड एओर्टा में डबल एरोज़ की मतलब क्वांटिटी में जा रहा है। अब क्या हुआ कि जब ये हार्ट ने कॉम्पनसेट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक एरो इधर जाना चाहिए, बेसिकली यहाँ से हाफ इधर जा रहा था, हाफ इधर जाना चाहिए था ना। तो हार्ट ने अपने आप को कैसे कम्पनसेट किया कि हार्ट ने और ज़्यादा पंप करना शुरू कर दिया। लाइक अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लाइक मतलब ये तीन एरो मैंने ड्रॉ की ना बेसिकली। तो क्या है कि 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट फिर एक और 1 यूनिट, तो 3 यूनिट बेसिकली हार्ट पंप कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट पंप ज़्यादा कर रहा है और लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम है वहाँ पे, बट उसकी वजह से इसलिए सिम्टम्स नहीं आ रहे क्योंकि चीज़ें कंपनसेट हो गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं डीकम्पनसेटेड एमआर की, तो डीकम्पनसेटेड एमआर की बेसिकली सिर्फ मैकेनिज्म ये है कि अब जो है ना हार्ट हार मान चुका होगा, जो भी एफर्ट कर रहा था ना चीज़ों को करवाने के लिए, अब वो वहाँ पे हार्ट हार मान चुका होगा। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये देखेंगे कि जो है अब आपका प्री लोड है वो ज़्यादा ही हो जा रहा है क्योंकि ब्लड इधर भी जा रहा है, ब्लड इधर भी जा रहा है। जो एक्यूट की चेंजेस है उसी तरह की चेंजेस आ गई यहाँ पे, हार्ट यहाँ पे भी आ गया। और उसके बाद आता है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ था क्योंकि हार्ट वहाँ पे आगे पंप नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आफ्टर लोड पहले कम इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड जब आगे नहीं जा रहा था तो एओर्टा जो से थे वो जो है ना आप कह लें कि स्ट्रेची सी थी, एओर्टा भी मतलब अनप्रिपेयर्ड थी इस चेंज के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा कि आफ्टर लोड इस वजह से डिक्रीज़ होता है। बट डीकम्पनसेटेड हार्ट में क्या आफ्टर लोड जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस आ गई है, वो जो है उसमें चेंजेस आ गए जिसकी वजह से हार्ट जो है उसको इफेक्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। हार्ट कंट्रैक्टाइल फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या था कि पहले जो हाइपोट्रोफी होनी थी वो सारी चीज़ें होने के बजाय क्या होगा, ये मज़ीद पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा। इंजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, लाइक वी सेइंग कि हम हार्ट जो है वो हार मान चुका है तो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन भी, फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास इंक्रीज़ सिर्फ क्या हो रहा है कि प्री लोड और आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक हार्ट पे जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमारे पास कंपनसेटेड के अंदर भी हो रहा था आफ्टर, और जो है उसके अंदर हमारे पास नो चेंज आ रहा था बट डिक्रीज़ नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें अब आप उन्होंने हमें दिखा दिया कि जी इंक्रीज़ होनी चीज़ें शुरू हुई। बाकी अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन डिक्रीज़ हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो गया, फॉरवर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, तीनों चीज़ें जो हमें काम की चीज़ें हैं ठीक है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। सही है, तो ये सारी चीज़ें और जो ख़राबी पैदा करने वाली चीज़ें ये दो वो इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे जहाँ पे इसकी कोई चीज़ें आएंगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद आए थे हमारे पास सर्जिकल इंडिकेशंस फॉर सीवियर क्रॉनिक माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। मतलब इसमें वो बेसिकली कह रहे हैं कि किन केसेस के अंदर आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है। सीवियर माइट्रल, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया माइट्रल रिगर्जिटेशन तो उसके बाद आपने किन केसेस के अंदर सर्जरी परफॉर्म करनी है। आप देखेंगे कि अगर सर्जरी इफ़ LVEF इज़ 30 to 60%, प्राइमरी एमआर जो है उसके अंदर आपके अगर प्राइमरी एमआर चेंज है ठीक है किसी और वजह से नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, यानी कि एमआर इटसेल्फ जैसे मैंने बताया कि माइट्रल उसके अंदर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है या आपके पास मिक्सोमेटस डिजनरेशन है, तो वो जो है वो प्राइमरी एमआर की कॉज है। उस केस में अगर आपके पास LVEF 30 to 60% होगी है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ सिम्टम, बेसिक सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, तो फिर आप जो है सर्जरी करेंगे। उसके बाद आई थी आपके पास कंसिडर सर्जरी इफ़ सक्सेसफुल वैल्व रिपेयर इज़ हाईली लाइकली। उस केस में कि जब आपके पास इसके अंदर आपने सर्जरी जो है सिर्फ उस सूरत में उसे या तो LVEF 30 से 60 के दरमियान में हो, ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं होगी लेकिन 30 से नीचे ना डिक्रीज़ हुई हो, उस केस में आप करेंगे। और उसके बाद आता है कि सर्जरी कंसिडर करने के आपने जो चीज़ें देखनी वो देखने कि एसिम्टोमेटिक एंड LVEF मोर देन 60%। सो पेशेंट हमारे पास आए हैं और उसके जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बरकरार है, वो 60 पे चल रही है और पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, इन दैट केस आप सर्जरी कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या होता है, आपके पास पेशेंट सिम्टोमेटिक है बट LVEF पेशेंट सिम्टोमेटिक और साथ ही LVEF जो है वो 30 से डिक्रीज़ हो गया। तो इसको हम अगर सिंपली पुट करें, हमारे पास एक पेशेंट आया, उसकी LVEF जो सी है लेट्स से कि वो सिम्टोमेटिक है, प्लस उसकी जो है EF है वो है हमारे पास जाती है जी 30 से 60 के दरमियान। तो क्या आप सर्जरी करेंगे? नहीं, आप सर्जरी नहीं करेंगे क्योंकि 30 से 60 यानी कि 30 से 60 के दरमियान में जो है ना आप सर्जरी जो है क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, सो गाइस इसमें बेसिकली आपके पास दो चीज़ें आती हैं। सर्जिकल इंडिकेशन में हमारे पास एक आता है रिपेयर और एक आता है हमारे पास रिप्लेसमेंट।
अब हमने क्या करना है कि हमने रिपेयर को अपने टॉप पे रखना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर रिपेयर कर सकते हो। और रिप्लेसमेंट के बारे में हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास हमने रिप्लेसमेंट की ऑप्शन आ रही है कि पेशेंट जिनसे एलवी जो है वो 30 से 60 के दरमियान में आ रही है और हमारे पास सर्जिकल इंडिकेशन बन रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सिम्टम्स हो या ना हो, हम जो है सर्जरी करेंगे। उसके अंदर हम ये करेंगे बेसिकली रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे। लाइक हमारे पास माइट्रल रिगर्जिटेशन आ रहा है एल वी 30 से 60 के दरमियान में, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसकी